नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ एक विशेष दिन नहीं है, बल्कि हर भारतीय के लिए एक पर्व की तरह है, यानी एक त्योहार की तरह है। और पूरा देश इस त्योहार की शुरुआत करता है डीडी न्यूज पर सुबह सुबह भारतीय सेना की गणतंत्र दिवस की परेड के साथ। आज हम भी शुरुआत इसी परेड से करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आज की इस परेड में क्या नया था, क्या खास था और इस दौरान ऐसा क्या क्या हुआ जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। हम हमेशा आपसे ये सवाल पूछते हैं कि देश ने हमें क्या दिया। आप देखिए, बाहर अक्सर जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोग ये सवाल अक्सर करते हैं कि इस देश ने हमें दिया ही क्या है, लेकिन हम इस बात का जवाब कभी नहीं देते कि हमने देश को क्या दिया है। इसलिए आज हम 146 करोड़ भारतीयों के कर्तव्य पथ को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद हम आपको गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा सबूत दिखाएंगे। स्विट्जरलैंड के एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गई थी और 10 मई तक पाकिस्तान के आसमान पर भारतीय वायुसेना का कब्जा हो चुका था। और इसके बाद पाकिस्तान खुद ही युद्ध विराम के लिए अपील करने लगा। भारतीय सेना से सबूत मांगने वाले हमारे विपक्षी नेताओं को आज ये सच बहुत चुभेगा। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में अब गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले आज हम स्वतंत्रता और अपने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी आज़ादी का जश्न मनाएंगे, अपने गणतंत्र होने का जश्न मनाएंगे। और जैसा मैंने कहा, ये एक पर्व की तरह है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया है। आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यह सिर्फ एक रास्ता नहीं रहा, आज ये भारत की आत्मा, ताकत और भविष्य के इरादे की खुली तस्वीर बन गया। आज 146 करोड़ भारतीयों ने मिलकर अपने संविधान, अपने लोकतंत्र और अपने गणराज्य बनने का जश्न मनाया है, त्योहार मनाया है। और आज कर्तव्य पथ पर भारत ने पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति भी दिखाई और अपनी शक्ति भी दिखाई।
आज के फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के 29 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल हुए और सबसे ज्यादा चर्चा वायुसेना के सिंदूर फॉर्मेशन की हो रही है। इसमें 2 रफाल, 2 मिग-29, 2 सुखोई 30 MKI और 1 जगुआर फाइटर जेट यानी कुल मिलाकर 7 फाइटर जेट्स थे और ये वही एयरक्राफ्ट हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल थे। ये फॉर्मेशन देखने में किसी भाले की नोक जैसी दिखती है और इसमें एडवांस्ड, तेज और घातक फाइटर जेट्स होते हैं और इनका काम होता है दुश्मन के रेडार और एयर डिफेंस पर हमला करके उसे नाकाम करना। सिंदूर फॉर्मेशन भारत की एयर स्ट्राइक की क्षमता का प्रतीक है और फाइटर जेट से किसी भी हवाई हमले की शुरुआत अक्सर इसी तरह से होती है। भारतीय सेना और वायुसेना के 3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के झंडे के साथ एक खास फॉर्मेशन में उड़ान भरी और इसका नाम है प्रहार फॉर्मेशन। ये एक आक्रामक युद्ध की रणनीति है जिसमें सभी हेलीकॉप्टर्स तेजी से एक सीध में उड़ान भरकर दुश्मन की सीमा के अंदर तक दाखिल होकर फिर वहां पर हमला करते हैं। And over the Kartavya Path now is Prahar formation comprising 1 Dhruv advanced light helicopter carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark 4 of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arunav Pal. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. और अब आपको एक और शानदार वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए। Early in the hours of Wednesday morning, missiles struck. अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। और इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे और आज आपको अपने देश की वायुसेना पर गर्व भी जरूर हो रहा होगा ये वीडियो देखने के बाद। अब आपको रफाल फाइटर जेट के कॉकपिट में हम लेकर चलते हैं और इस फाइटर जेट से इस कैमरे के जरिए आज आप कर्तव्य पथ की ये शानदार तस्वीरें देखिए। And time now for a single Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the vertical maneuver over Kartavya Paths. The aircraft is being flown by Group Captain Amit Gehani along with Flight Lieutenant Utkarsh Sharma of 17th Squadron known as the Golden Arrows. Their motto, Udayam Ajastram, meaning ever rising skywards. विजय फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के ऊपर से एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ
उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी, the जोधपुर से aircraft- उड़ान भरी है। The aircraft doing series of rolls, going up, and finally would disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham Deeptam. आज बहुत सारे हथियार ऐसे थे जिनका पहली बार भारत ने दुनिया के सामने प्रदर्शन किया है। कर्तव्य पथ पर भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई और इसका नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो होती हैं जिनकी रफ्तार कम से कम 6000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और हमला करते समय भारत की इस मिसाइल की टॉप स्पीड 12000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बहुत तेज रफ्तार होने की वजह से दुश्मन के रेडार समय रहते इस मिसाइल का पता ही नहीं लगा पाते और इसे हवा में नष्ट करना या इसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। ये भारत में बनी मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक समुद्र में दुश्मन के वॉरशिप्स पर हमला कर सकती है और हमारे देश के DRDO के वैज्ञानिकों ने इसे भारतीय नौसेना के लिए खास तौर पर डिजाइन और डेवलप किया है। और अब DRDO की ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, इसका नेतृत्व कर रहे हैं उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं परियोजना निदेशक श्री A प्रसाद गौड़। DRDO हमारी रक्षा सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस कर रहा है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और चलायमान लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। भारतीय वायुसेना ने आज पहली बार इस परेड के दौरान अपना सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम दिखाया जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये एक साथ कई लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकता है और यह सेना का सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाला रॉकेट सिस्टम है जिसे भारत में ही बनाया जा रहा है। Of firing a shell within 12 seconds and swiftly changing position to evade enemy counteraction. And now Lieutenant Mehak Bhati is leading the Suryastra Universal Rocket Launcher System. आज की परेड में पहली बार ऑपरेशन सिंदूर का एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर यानी सेना का डिजिटल वॉर रूम भी दिखाया गया और ये बिल्कुल उसी वॉर रूम के जैसा है जहां पर सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और रेडार से रियल टाइम डेटा मिल रहा था और फिर दुश्मन की पहचान करके तेजी से हमले किए जा रहे थे। Integrated Operational Center commemorating national victory during Operation Sindoor and inspiring the youth. The platform depicts conduct of operation in brief, led by Captain Samira Zenat Batar, showcasing the entire nation's effort in its success. A blend of Virasat, Vividta और विकास। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत किस तरह का वॉर रूम का प्रयोग कर रहा था ये आज इस परेड में पहली बार दिखाया गया। ये सब कुछ पहली बार हो रहा है और आज ही पहली बार भारत की सेना ने अपना फेज्ड बैटल एरे यानी युद्ध लड़ने की असली रणनीति को भी दिखाया। इसमें सबसे पहले रेडार और ड्रोन्स मिलकर दुश्मन की ताकत का पता लगाते हैं। फिर यह तय किया जाता है कि किस लक्ष्य पर किस हथियार से हमला किया जाएगा और आखिर में जमीन पर मौजूद टैंक्स और दूसरे हथियारों के साथ आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर से एक साथ हमला करके दुश्मन के इलाके पर नियंत्रण किया जाता है। भारतीय सेना ने ड्रोन युद्ध के लिए अपनी एक नई यूनिट तैयार की है और इसका नाम है शक्तिवान रेजिमेंट और इसे भी पहली बार इस परेड में शामिल किया गया है। इस यूनिट के पास अलग अलग प्रकार के कई हाईटेक ड्रोन्स हैं जो दुश्मन की निगरानी भी करते हैं और हमला भी करते हैं और ये रेजिमेंट इसके पास 1000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाले हेरोप ड्रोन्स भी हैं
और इसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर हमला किया था इसी ड्रोन ने। भारतीय सेना ने पिछले साल अपनी एक नई और स्पेशल लाइट कमांडो बटालियन भी तैयार की है, जिसका नाम रखा गया है भैरव बटालियन, और ये नाम भगवान शिव के भैरव रूप से प्रेरित है। ये यूनिट आधुनिक हथियारों और ड्रोन से लैस है और इसे दुश्मन पर बहुत ही कम समय में तेज हमला करने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, और ये पहला मौका है जब इस यूनिट ने इस परेड में हिस्सा लिया है। We have Sher-e Jawan, the 4 Bhairav Battalion, the 6th Light Infantry Regiment, led by Major Anjum Gorkha, going past the saluting base. This is a specialized assault infantry unit bridging the capability of conventional infantry and special forces. Designed for rapid response and high intensity operation. And able first responder. और आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया है। यह शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। 40 वर्ष के शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यानी ISS पर करीब 18 दिन तक रहे थे। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में 17 जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। आपको याद होगा इससे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे विंग कमांडर राकेश शर्मा, और उन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को भी वर्ष 1985 में इसी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, और आज शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र पाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, और यही हमारे देश के हीरो हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे देश को इस ऑपरेशन की पल पल की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी आपको जरूर याद होंगी। सेना में अपने असाधारण योगदान और सेवा के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा रहा है, और 52 वर्ष की सोफिया कुरैशी मई 2025 में दुनिया के लिए ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा और आवाज बन गई थी। उन्होंने अपनी स्पष्ट आवाज, गंभीर व्यक्तित्व से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। कर्नल सोफिया को मिलने वाला सम्मान सिर्फ एक व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं है, ये भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है। और 26 वर्ष की सिमरन बाला ऐसी पहली महिला अधिकारी बन गई जिन्होंने कर्तव्य पथ पर आज CRPF के 140 पुरुषों के दल का नेतृत्व किया। यह सिर्फ एक परेड नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था में हमारे देश की महिलाओं की बढ़ती भूमिका की एक बहुत बड़ी और विशाल तस्वीर है। CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नौशेरा की रहने वाली हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के ये बहुत करीब है ये जगह। इस इलाके में आए दिन पाकिस्तानी गोलीबारी और आतंकवाद का खतरा बना रहता है, और सिमरन बाला का बचपन इसी जगह पर इन्हीं हालातों के बीच में बीता। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी सिमरन बाला एक सैन्य परिवार से आती हैं।
उनके दादा और पिता भी भारतीय सेना में रह चुके हैं और 3 वर्ष पहले जब सिमरन सीआरपीएफ में शामिल हुई तब उन्हें छत्तीसगढ़ के एक नक्सल प्रभावित यानी एक बहुत ही खतरनाक क्षेत्र में पहली पोस्टिंग मिली थी। And this is the CRPF marching contingent going smartly past the saluting base, led by Assistant Commandant Simran Bala and Miss Surabhi Ravi. The motto of the CRPF, service and loyalty. और हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी की बहुत चर्चा हो रही है। वो हर बार एक नए प्रकार की पगड़ी पहनकर आते हैं और वो हमेशा चर्चा में बनी रहती है। इस साल प्रधानमंत्री की पगड़ी में मरून, पीला और हरा इस प्रकार के कई रंग थे। इस पगड़ी पर मोर पंख के सुनहरे पैटर्न्स बने हुए थे और बंधेज कला से प्रेरित ये पगड़ी भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता को दिखा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने पहनावे के जरिए देश के अलग अलग राज्यों और समुदायों को सम्मान देते रहे हैं और उन्हें एक मौका देते हैं अपनी कला को शोकेस करने का। 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार अलग अलग तरह की पगड़ी पहनी है। कभी वो राजस्थानी साफा पहनते हैं, कभी उत्तराखंड की पारंपरिक क्षेत्रीय टोपी पहनते हैं, कभी वो केसरिया रंग की बंधेज पगड़ी पहनते हैं तो कभी हलारी पगड़ी। और प्रधानमंत्री का पहनावा हर साल कोई ना कोई संदेश देश को जरूर देता है, किसी न किसी राज्य की संस्कृति के बारे में देश और दुनिया को जरूर बताता है। आप ये कह सकते हैं कि ये उनका एक प्रकार का स्टाइल स्टेटमेंट होता है जो वो हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर देश को और दुनिया को देते हैं। अब नजर है 2047 पर, जब आजाद भारत के 100 वर्ष पूरे होंगे। हम लगातार लक्ष्यों को सामने रखकर उन्हें पाने के प्रयास में लगे हैं। इस महान देश की प्रगति और विकास गाथा लगातार लिखी जा रही है। स्वर्णिम भारत की आभा में दमकते मानवता और निखरते विश्व की ये तस्वीर भारत का भव्य गणतंत्र दिवस समारोह। और गणतंत्र दिवस पर पहली बार भारतीय सेना की रीमाउंट और वेटनरी कोर यानी आरवीसी की एक खास एनिमल कॉन्टिंजेंट ने इस परेड में हिस्सा लिया, जिसे हिम योद्धा कहा जाता है। साइलेंट वॉरियर्स के नाम से मशहूर ये जानवर उन स्थानों पर काम करते हैं, उन मुश्किल जगहों पर काम करते हैं जहां कई बार हमारे देश के सैनिक और मशीनें भी काम नहीं कर पाती। इस परेड में सबसे आगे 2 बैक्ट्रियन ऊंट थे जिनका नाम गलवान और नुब्रा है। ये ऊंट बहुत ही ठंडे मौसम में और 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर भी आसानी से काम कर सकते हैं। ये 200 किलोग्राम तक का वजन उठा सकते हैं और बहुत ही कम पानी और कम भोजन में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इससे सेना को दूर दराज और कठिन इलाकों में सामान पहुंचाने में बहुत मदद मिलती है। इस परेड में लद्दाख की दुर्लभ और स्वदेशी नस्ल की 4 ज़ंस्कार पोनीज भी थी, जो घोड़े की ही एक प्रजाति होती है, बिल्कुल घोड़े के जैसी दिखती है और आकार में छोटी होने के बावजूद इनमें जबरदस्त ताकत और सहन शक्ति होती है। ये पोनी -40 डिग्री तापमान में भी बहुत आसानी से 70 किलो से ज्यादा वजन उठा सकती है और 18,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये आसानी से काम कर सकती हैं। आज की इस एनिमल कॉन्टिंजेंट में ब्लैक काइट्स यानी चील भी शामिल थी। ये चील अवैध ड्रोन्स को हवा में ही पहचानने, उन्हें पकड़ने और नीचे गिराने में सक्षम है। देखिए आप, बड़ी खास बात है आपके लिए, ये जो चील आप देख रहे हैं ये ड्रोन्स को पहचान भी लेती है और उन्हें मार गिराती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी रखने के लिए और दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट करने के लिए इन्हें बहुत खास तौर से ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। और आज की इस खास परेड में भारतीय नस्ल के 10 कुत्ते भी शामिल थे, जिन्हें सेना ने
बहुत खास ट्रेनिंग दी है। इस परेड में सियाचिन और लद्दाख में बॉर्डर की रक्षा करने वाले सैनिक भी शामिल थे और सेना के ये जवान बुलेट प्रूफ जैकेट, कैमरे और जीपीएस जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस थे। इनके साथ एक ग्लेशियर एटीवी गाड़ी भी थी जो बर्फीले इलाकों में काम करती है। तो यहां आप इस तस्वीर में आप देख पाएंगे, इसमें इंसान हैं, जानवर हैं, मशीन है और टेक्नोलॉजी है। और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। थल सेना के मूक सैनिकों की और ये सब लोग मिलकर, ये हमारे जवान हैं, उनके साथ में जानवर हैं, अलग अलग प्रकार के ऊंट हैं, डॉग्स हैं, चील हैं, पोनीज हैं, और ये सब मिलकर इनका उद्देश्य देखिए एक ही है और वो है भारतीय सीमा की रक्षा करना। ये इंसान और जानवर दोनों मिलकर आपकी और हमारी रक्षा करते हैं और इनका साथ देती है टेक्नोलॉजी और इनका साथ देते हैं मशीनें। तो कितना शानदार कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। इंसान, जानवर, मशीन और टेक्नोलॉजी सब कुछ एक साथ। आप हर साल गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं, लेकिन कभी आप सोचते हैं कि इन जो परेड हम करते हैं इनका मकसद क्या है? हर साल गणतंत्र दिवस पर किसी न किसी विदेशी नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है, लेकिन इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि गणतंत्र दिवस पर एक नहीं बल्कि 2 चीफ गेस्ट थे, यानी 2 मुख्य अतिथि थे। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन सामूहिक रूप से आज इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 सबसे शक्तिशाली नेताओं का एक साथ भारत का मुख्य अतिथि बनना भारत और यूरोप के बीच मजबूत होते रिश्तों का संकेत है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच लंबे समय से चल रहे व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए इन दोनों का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है और कल यानी 27 जनवरी को इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। अमेरिका के 50% टैरिफ की वजह से भारत अब अपने नए पार्टनर्स की तलाश में है और इस मामले में यूरोपियन यूनियन एक शानदार विकल्प हो सकता है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने की जो परंपरा है वो भारत की डिप्लोमेसी का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जब भी किसी दूसरे देश के प्रमुख, दूसरे राष्ट्र प्रमुख हमारे देश में गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर आते हैं तो उस देश के साथ भारत की दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी और ज्यादा मजबूत होती है। भारत मुख्य अतिथि के सामने अपनी सैन्य ताकत और अपनी संस्कृति दोनों को पेश करता है और यह एक प्रकार का डिप्लोमेटिक शोकेस होता है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि को चुनना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें डिप्लोमेसी, व्यापार और सैन्य फायदे और उस देश के साथ हमारे जो संबंध हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर फिर हम अपने गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए एक चीफ गेस्ट को चुनते हैं और फिर उन्हें न्योता भेजते हैं आने का। आज हम आपको भारत की रिपब्लिक डे परेड के इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आज से 76 वर्ष पहले वर्ष 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली के राजपथ पर नहीं निकली थी। आज राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो चुका है, लेकिन इस कर्तव्य पथ पर नहीं निकली थी। पहली परेड इरविन स्टेडियम में शुरू हुई थी, जो आज मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम के नाम से जाना जाता है और उस समय करीब 15,000 लोग इस परेड को देखने के लिए वहां पर आए थे। और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिना किसी सुरक्षा घेरे के एक बग्गी में परेड स्थल पर पहुंचे थे और पहली परेड में सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया था और पुलिसकर्मी भी इस परेड में शामिल हुए थे और उस समय एक लिबरेटर विमान ने भी ऊपर से उड़ान भरी थी। पहली परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे और फिर वर्ष 1955 से ये जो गणतंत्र दिवस की परेड है ये दिल्ली के राजपथ पर होने लगी, जिसे आज आप कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं और 2022 से ही अब इस सड़क को कर्तव्य पथ कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने वर्ष 1955 में जब राजपथ पर अपनी पहली गणतंत्र दिवस की परेड शुरू की
तो उस साल मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहब्बत थे। और समय के साथ साथ परेड में बदलाव होते गए और सेना की अलग अलग रेजिमेंट्स के साथ साथ अलग अलग राज्यों की झांकियां भी इसमें शामिल होती चली गई। दुनिया भर में परेड का इतिहास बड़ा पुराना है। तो अब आप ये देखिए कि परेड क्यों निकाली जाती है, परेड का उद्देश्य क्या होता है। हमेशा से जो मिलिट्री परेड होती है ये शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका रही है। परेड का पहला जिक्र आज से करीब 4000 वर्ष पहले मिस्र में मिलता है, जब नील नदी के किनारे वहां के शासक ने युद्ध में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अपने सैनिकों के साथ एक परेड निकाली थी। इसी प्रकार से आज से करीब 2000 वर्ष पहले रोमन साम्राज्य में भी जब सेना जीत के बाद वापस लौटती थी तो शहर के मुख्य द्वार से लेकर मुख्य मंदिर तक परेड निकाली जाती थी। और प्राचीन काल में हिंदू राजा किसी त्योहार, अपने जन्मदिन या किसी युद्ध में अपनी विजय के बाद सैन्य जुलूस निकाला करते थे। 20वीं सदी में भी जब नाजियों का जर्मनी में उदय हुआ तो उस समय भी अपनी शक्ति को दिखाने के लिए सैन्य परेड की जाती थी। और 19वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह के समय भी सैन्य परेड निकाली जाती थी। अमेरिका में पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के शपथ के समय 500 सैनिकों की परेड निकाली गई थी। और पिछले वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन पर भी अमेरिका में मिलिट्री परेड हुई थी। वैसे अमेरिका में नियमित तौर पर सैन्य परेड का कोई परंपरा वहां पर नहीं रही है। पिछले साल सितंबर में चीन में भी एक ऐसी ही मिलिट्री परेड हुई थी। हालांकि चीन में भी हर साल इस प्रकार की मिलिट्री परेड की परंपरा नहीं है, लेकिन चीन भी समय समय पर अपनी मिलिट्री परेड करता है और पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाता है, अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। लेकिन देश कोई भी हो, जब इस प्रकार की भव्य मिलिट्री परेड्स निकाली जाती हैं तो वो देश पूरी दुनिया को अपनी शक्ति दिखाना चाहता है, अपने नए हथियार दिखाना चाहता है। और भारत जैसे देश जो हैं वो दूसरे देशों से अलग इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी इस गणतंत्र दिवस की परेड में सिर्फ अपनी शक्ति नहीं दिखाते, अपनी संस्कृति भी दिखाते हैं, अपने संस्कार भी दिखाते हैं। हमारे देश में अक्सर लोग गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे और स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे को लेकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन हमारे देश में कानून अंग्रेजों के जमाने वाले ही चल रहे थे। ना तो हमारा अपना संविधान था, ना हमारे कानून थे, ना ही हमारी अपनी कोई प्रशासन करने की पद्धति थी। हमारे पास अपनी सरकार थी लेकिन अपना संविधान नहीं था। भूमि आजाद हो गई लेकिन सिस्टम अपना नहीं था। और संविधान बनाने के लिए तब संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 17 दिनों तक मेहनत की और फिर भारत का संविधान तैयार किया। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार होकर भारत के संविधान को स्वीकार किया गया। लेकिन इस संविधान को तुरंत लागू नहीं किया गया, बल्कि 2 महीने का इंतजार किया गया, क्योंकि 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। और इसीलिए उस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का दिन चुना गया। और इस तरह वर्ष 1950 से भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस इसीलिए कहते हैं क्योंकि गण का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है व्यवस्था, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार को जनता चुनती है। सत्ता में कोई राजा, शासक या बाहरी ताकत नहीं होता। और या ये भी आप कह सकते हैं कि जनता का जो शासन है, जनता का तंत्र, वही है गणतंत्र। और किसी भी देश की जो संविधान होता है वो उस देश की आत्मा की तरह होता है। शरीर तो हमें मिल गया था 1947 में, लेकिन उस शरीर में आत्मा आई 1950 में गणतंत्र दिवस के दिन। हमारे देश में लोग अपने अधिकार तो हमेशा याद रखते हैं, लेकिन कर्तव्यों को हम अक्सर भूल जाते हैं। जब भी हमारे देश में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आज भी आप में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना डीपी चेंज कर लिया होगा। व्हाट्सएप पर आपने अपने तमाम दोस्तों को, सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भेजी होंगी, स्टिकर्स भेजे होंगे और अपना डीपी चेंज कर लिया होगा।
कुछ लोगों ने देशभक्ति के गाने भी सुन लिए होंगे, कुछ लोगों ने कुर्ता पजामा पहनकर इस परेड को देख लिया होगा और वो सोचते होंगे कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, इससे ज़्यादा और हम कर ही क्या सकते हैं। हमारे देश में लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि इस देश ने हमें दिया ही क्या है। कई बार हम अपने देश की व्यवस्था से परेशान होते हैं और उस परेशानी में, गुस्से में हम ये कहते हैं कि ये देश ने हमें क्या दिया है और अपनी व्यवस्था को हम दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता कि हमने देश को क्या दिया है। हम ये तो जानना चाहते हैं कि देश ने हमें क्या दिया, लेकिन हम ये नहीं बताना चाहते कि हमने देश को क्या दिया है। इसलिए अब हम 146 करोड़ भारतीयों के कर्तव्य पथ को भी डिकोड करेंगे। और वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आपने ये परेड दिल्ली के कर्तव्य पथ से देखी। इस कर्तव्य पथ पर हमारे देश के सैनिक चल रहे हैं जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उनका कर्तव्य क्या है? इस देश की रक्षा करना, आप सबकी रक्षा करना, इस देश की सीमाओं की रक्षा करना, ये इनका कर्तव्य है। लेकिन जो लोग इस कर्तव्य पथ पर नहीं चल रहे, जो देश के सिविलियंस हैं, जो देश के नागरिक हैं, आपके और हमारे जैसे, हमारा कर्तव्य क्या है? हम इस देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हम इस देश के लिए क्या दे सकते हैं? इस देश के लिए हमारा योगदान क्या हो सकता है? कभी हमने सोचा है? आप स्वच्छ भारत तो चाहते हैं, लेकिन कचरा सड़क, नदी या सार्वजनिक स्थानों पर फेंक देते हैं। आप भ्रष्टाचार तो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मौका मिलते ही घूस देते भी हैं और घूस ले भी लेते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोग टैक्स चोरी कैसे की जाए, टैक्स कैसे बचाया जाए, उसमें अपना कितना दिमाग लगाते हैं। आप सुरक्षित सड़कें चाहते हैं, लेकिन हेलमेट नहीं पहनना चाहते, सीट बेल्ट नहीं पहनना चाहते, ट्रैफिक नियमों को मजाक समझते हैं। हम लोग सड़क पर सुरक्षा चाहते हैं, बड़े बड़े हाईवेज चाहते हैं, तमाम सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन इसी देश के लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी करते हैं। आप न्याय व्यवस्था को दोष देते हैं, लेकिन खुद कानून तोड़ने को एक शॉर्टकट समझते हैं। जब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हुए किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि मैं तो शॉर्टकट से जा रहा था, समय नहीं था मेरे पास। आप मजबूत लोकतंत्र जो चाहते हैं, लेकिन चुनाव के दिन वोट डालने नहीं जाते। आज हम आपको आपके कुछ कर्तव्य याद दिलाना चाहते हैं, जिसका जिक्र हमारे संविधान में भी किया गया है। क्या आप जानते हैं कि देश का क्या कर्तव्य है, सरकार का क्या कर्तव्य है, सेना का क्या कर्तव्य है, व्यवस्था में जो लोग हैं उनका क्या कर्तव्य है? ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? क्या आप ये जानते हैं? आप देश का नागरिक रहते हुए इस देश के लिए क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, जो कि आपका कर्तव्य है? थोड़ा सा आज आपको याद दिलाते हैं। आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन फिर भी याद करने की कोशिश कीजिए। आपका पहला कर्तव्य है हमारे देश के संविधान का पूरा पालन करना, हमारे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, हमारे देश के वन, झील, नदी और जीव जंतुओं की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति को हमेशा सुरक्षित रखना और इसे हिंसा से दूर रखना। आप में से कितने लोगों को यह कर्तव्य याद है? आज जब भी सरकार का विरोध करना होता है या जबरदस्ती अपनी मांगे किसी को मनवानी होती हैं, तो सबसे पहले सार्वजनिक संपत्तियों को ही नुकसान पहुंचाया जाता है। सबसे पहले हम अपने ही देश की बसों को जलाते हैं, अपने ही रेलवे स्टेशन को नष्ट करते हैं, अपने ही बस अड्डों पर पथराव करते हैं, अपनी ही ट्रेन को नष्ट करते हैं। पर्यटन और विकास के नाम पर पहाड़ों और जंगलों की कटाई की जा रही है, नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है। आज हम देश के 146 करोड़ लोगों से कहना चाहते हैं कि अधिकार मांगने से पहले कर्तव्य निभाने की आदत डालें। सिर्फ संविधान की चर्चा ना करें, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। कानून का पालन डर से नहीं, बल्कि मन से और जिम्मेदारी से करें। सार्वजनिक संपत्ति को अपनी खुद की संपत्ति की तरह संरक्षित करें, सुरक्षित रखें। सोशल मीडिया पर सच और संयम को प्राथमिकता दें, नफरत और झूठ को ना फैलाएं। और सबसे बड़ी बात, हर दिन खुद से ये पूछें कि आज आपने अपने देश के लिए क्या किया है। और उम्मीद करते हैं कि आज से लेकर अगले 26 जनवरी तक, अगले गणतंत्र दिवस तक आप अपने इन कर्तव्यों को याद रखेंगे। अब आपको भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा सबूत दिखाते हैं। स्विट्जरलैंड के एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक का यह दावा है
कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के आसमान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और इस थिंक टैंक का नाम है सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज। और इस इंटरनेशनल रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है जो इसने कही है कि 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो भारत के फाइटर जेट्स का एक ग्रुप पाकिस्तान की सीमा के अंदर प्रवेश कर गया था, जिन्हें पाकिस्तान की सेना रोक नहीं पाई। और यह दावा पहली बार किसी रिपोर्ट में किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 विमान मार गिराए और 10 मई तक पाकिस्तान के आसमान पर भारतीय वायुसेना का कब्जा हो चुका था। यानी भारत ने पाकिस्तान पर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली थी और भारत बिना किसी परेशानी के अपनी मर्जी से जब चाहे जहां चाहे पाकिस्तान पर हमले कर रहा था। और यह सब कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं कह रही है, स्विट्जरलैंड का एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक कह रहा है। हालात इतने खराब थे कि पाकिस्तान के ज्यादातर फॉरवर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को भारत ने या तो नष्ट कर दिया था या फिर उन्हें नाकाम कर दिया था और बाकी के सिस्टम्स को भारत के हमलों से बचाने के लिए ही पाकिस्तान ने उन्हें खुद ही बंद कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के पास भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से बचने का कोई तरीका था ही नहीं और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इस मामले में पूरी तरीके से फेल हो गया था। वो इन ब्रह्मोस मिसाइल्स को रोक ही नहीं पाया। अब आप पाकिस्तान को हुए नुकसान की आज कुछ तस्वीरें देखिए और याद कीजिए कि उस समय जब भारत की सेना ने पाकिस्तान पर यह हमला बोला था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये तस्वीरें जारी की थी, हमारे अपने ही देश में कई लोगों ने इस पर शक जाहिर किया था, सबूत मांगे थे। आज एक बार फिर से सबूत देखिए। सात मई को पाकिस्तान ने 300 ड्रोन्स भेजे। इसके बाद 8 और 9 मई को 600 ड्रोन्स और भेजे और इनके जरिए भारत पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें तुर्की के सबसे आधुनिक ड्रोन्स भी शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान के करीब 900 ड्रोन्स में से आधे से ज्यादा ड्रोन्स भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए और बाकी को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से नाकाम कर दिया गया। तुर्की जिन ड्रोन्स को दुनिया भर में बेचता है वो सभी ड्रोन्स भारत की सीमा में दाखिल नहीं हो पाए और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सब को हवा में ही नष्ट कर दिया था और नाकाम कर दिया था। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सीमा में पाकिस्तान की कई PL-15 मिसाइल्स भी मिली थी। इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय पायलट्स ने पाकिस्तान की इन मिसाइल्स को चकमा दे दिया था और कोई लक्ष्य न मिलने की वजह से ये मिसाइल्स जमीन पर गिर गई। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 मई तक पाकिस्तान के फाइटर जेट्स खुद अपनी ही सीमा में सुरक्षित नहीं बचे थे। जब वो आसमान में उड़ान भरते थे तो उन्हें भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का डर रहता था और जब वो जमीन पर उतरते तो उन्हें ब्रह्मोस के हमले का डर होता था। यानी जाएं तो जाएं कहां, आसमान में जाएंगे तो भी भारत हमला करेगा और जमीन पर उनके फाइटर जेट्स रहेंगे तो भी हमला होगा। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के विपक्षी नेताओं के एक बहुत बड़े ग्रुप ने, हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी विजय के बारे में एक बार फिर से सबूत मांगे थे और भारत पर पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने के आरोप लगा दिए थे। उन विपक्षी नेताओं को आज स्विट्जरलैंड से आई ये रिपोर्ट बड़े ध्यान से देखनी और पढ़नी चाहिए ताकि वो पूरा सच जान सकें और अपने झूठे आरोपों के लिए आज ऐसे तमाम नेताओं को, मीडिया में जो ऐसे लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की बातें छापी, आज उन्हें भारतीय सेना से माफी मांगनी चाहिए। अब आपको अपने देश से बाहर लेकर चलते हैं। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 2 सबसे ताकतवर और करीबी और भरोसेमंद
आर्मी जनरल्स अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे और इन दोनों जनरल्स का नाम है झांग यूशिया और लियू झेनली। ये दोनों ही शी जिनपिंग के बहुत करीबी माने जाते हैं। 75 वर्ष के जनरल यूशिया चीन की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष हैं, यानी दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। पहले नंबर पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं खुद शी जिनपिंग, जो कि इस संस्था के चेयरमैन हैं, और जो वाइस चेयरमैन हैं वो झांग यूशिया। ये जनरल यूशिया जो हैं ये चीन के साथ गद्दारी कर रहे थे। चीन की हर एक सेना का कमांड और कंट्रोल इसी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पास होता है, और जनरल लियू झेनली भी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चीफ ऑफ स्टाफ यानी एक बहुत बड़े अधिकारी थे। जनरल यूशिया और शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, ये दोनों बहुत करीबी दोस्त थे, यानी एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त के साथ गद्दारी की और एक दोस्त ने शी जिनपिंग का तख्ता पलट करने की कोशिश की। आरोप यह है कि इन दोनों जनरल्स ने चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण डेटा अमेरिका को लीक कर दिया, अमेरिका को दे दिया, और यह दावा खुद अमेरिका के ही एक अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है। सवाल यह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इतने खास, इतने गहरे दोस्त इस जनरल पर परमाणु जानकारी लीक करने का आरोप कैसे लगा? तो 24 जनवरी को एक बंद कमरे में चीन की सेना के जो बड़े बड़े जनरल्स थे उनकी एक हाई लेवल मीटिंग हुई और वहीं पर पहली बार यह आरोप लगाया गया। इसके कुछ ही घंटों के बाद चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें जनरल यूशिया पर राष्ट्रीय कानून और पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का, इसका उल्लंघन करने का शक जताया गया, और लियू झेनली के खिलाफ भी एक और जांच इस समय चल रही है। इससे पहले 19 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के पूर्व जनरल मैनेजर के खिलाफ भी ऐसे ही जांच शुरू करवाई थी, और CNNC पर चाइना के नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी होती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिले जिसके बाद जांच की जो सुई है वो जनरल यूशिया तक भी पहुंच गई, और इस जनरल पर अमेरिका को परमाणु हथियारों की जानकारी लीक करने के अलावा 3 और बड़े आरोप लगाए गए हैं। पहला, चीन की सेना के लिए हथियारों की खरीद से जुड़ी गोपनीय जानकारी अमेरिका को दे दी गई। दूसरा, चीन की सेना में बड़े पदों के बदले रिश्वत ली गई, बड़े पदों पर जो अपॉइंटमेंट होती है उसके बदले रिश्वत खाई गई और सेना के अंदर गुटबाजी पैदा की गई। और तीसरा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में फूट डालने की कोशिश का भी आरोप इन पर लगा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है कि इस जनरल ने चीन की सेना के एक अधिकारी को रक्षा मंत्री बनाने के बदले पैसा लिया, और यह भी दावा है कि जनरल यूशिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तख्ता पलट करना चाहते थे और शी जिनपिंग को हटाने की तैयारी कर रहे थे, और 22 दिसंबर को ये दोनों आखिरी बार एक साथ दिखाई दिए थे। हैरान करने वाली बात यह है कि शी जिनपिंग ने ही वर्ष 2017 में इसी जनरल को अपने बाद चीन के सबसे ताकतवर पद पर बैठाया था, यानी ये ताकत के मामले में चीन का नंबर 2 व्यक्ति था। पहले नंबर पर खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और दूसरे नंबर पर ये थे। वर्ष 2023 में इसी जनरल ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने में मदद की थी, लेकिन बाद में इन दोनों पुराने दोस्तों के बीच किसी वजह से मतभेद शुरू हो गए और शी जिनपिंग और जनरल यूशिया चीन में एक ही प्रांत से आते हैं और ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। यहां तक कि इन दोनों के पिता भी वर्ष 1949 में चीन की क्रांति के दौरान एक साथ काम करते थे, यानी इनके पिता भी सहयोगी थे। ये एक ही राज्य में पैदा हुए, इनके पिता एक दूसरे के सहयोगी थे और ये भी बचपन के दोस्त थे। शी जिनपिंग और इस जनरल के लिए चीन में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वो शब्द है प्रिंसलिंग्स, यानी ऐसे रसूखदार घरानों के बच्चे, या आप कह लीजिए ऐसे रसूखदार घरानों के राजकुमार जिनके पिता माओ जेडुंग के जमाने के क्रांतिकारी थे। और अब जनरल यूशिया और दूसरे जनरल को भी उनके पद से हटा दिया गया है, यानी जो दोनों जनरल्स हैं इन्हें सैक कर दिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो कई मीटिंग्स में अब शामिल भी नहीं हुए। हाल ही में जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स में ये दोनों जनरल्स नहीं आए।
चीन में ऐसा तब होता है जब किसी बड़े अधिकारी को हटा दिया जाता है या फिर उनकी वफादारी पर कम्युनिस्ट पार्टी को शक होता है। चीन की सेना का आधिकारिक अखबार PLA डेली इसे सेना में एक सफाई अभियान बता रहा है और वर्ष 2023 से अब तक चीन में 50 से ज्यादा इसी प्रकार के बड़े बड़े सैनिक अधिकारी हटाए जा चुके हैं या फिर उनके खिलाफ जांच चल रही है, जिनमें वहां के रक्षा मंत्री और वहां की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी और मिसाइल फोर्स के टॉप जनरल्स भी शामिल हैं। और अगर इन दोनों जनरल्स पर आरोप सही साबित हो गए तो ये चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए तो निजी रूप से भी ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो उनके बचपन का दोस्त है, जिसे उन्होंने बहुत मदद की और अपने बाद चीन का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया, उसी ने शी जिनपिंग के साथ ये विश्वासघात किया। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में अब गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो चुकी है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो खबर ये है कि गंगोत्री धाम में अब गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गंगोत्री धाम में यह फैसला औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है, जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को लेकर मंदिर समिति ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है, जिसे जल्द ही इसकी बोर्ड की बैठक में मंजूरी दे दी जाएगी। गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का फैसला भी श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। दरअसल उत्तराखंड देवभूमि है और मंदिर परिसर के चारों तरफ सनातन धर्म की पवित्रता और अनुशासन बना रहे, इसलिए ये फैसला लिया गया है। और आज का आपने देखा होगा, अक्सर केदारनाथ से और बद्रीनाथ से तमाम प्रकार के लोग वहाँ जाते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो श्रद्धालु हैं ही नहीं। बहुत सारे लोग अब वहाँ सिर्फ पिकनिक के लिए जाने लगे हैं, ट्रैकिंग के लिए जाने लगे हैं, सिर्फ रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए जाने लगे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति ने कहा है कि इसके अधीन आने वाले 46 मंदिरों में अब गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार है और इस पर बहुत जल्द फैसला ले लिया जाएगा। केदारनाथ धाम की यात्रा 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम की यात्रा 23 अप्रैल से शुरू होगी और 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उनकी यात्रा भी शुरू हो जाएगी। आपको याद होगा, इससे पहले उत्तराखंड सरकार अर्ध कुंभ को लेकर भी कुछ सख्त नियमों पर विचार कर रही है। ये जो अर्ध कुंभ है ये 2027 में होगा और जो नए नियमों पर विचार किया जा रहा है उसके तहत हरिद्वार में गंगा के घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर अब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना, और अगर आपके आटे को भी मिले तो
गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत का। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज हम हमारे देश के फौजियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। फौजी भी कमाल के होते हैं। जेब के छोटे से बटुए में परिवार और दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। नमस्कार।